प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, नमस्कार। मोहन हिंदी वाटिका में आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष हिंदी व्याकरण की क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो हम आज सामान्य हिंदी के अंतर्गत हिंदी भाषा एवं व्याकरण का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। आज केवल हम 3 बिंदुओं पर बात करेंगे: हिंदी, भाषा और व्याकरण। हिंदी में हम देखेंगे कि हिंदी हमारी संविधान में क्या स्थान रखती है और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और संविधान में स्थिति क्या है इसकी। और भाषा के संबंध में हम अध्ययन करेंगे, भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने भाग हैं। उसके बाद हम अध्ययन करेंगे व्याकरण। व्याकरण क्या है इसकी परिभाषा देखेंगे और इसके बाद हम व्याकरण के अंग देखेंगे। व्याकरण के अंगों का अध्ययन करने के उपरांत हम अगली कक्षा में वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ, इन बिंदुओं से कई क्वेश्चन बनते हैं जो आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चाहे बीएड का हो, चाहे टेट हो, चाहे वनडे हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, आदि परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, हिंदी भाषा एवं व्याकरण। सबसे पहले हम देखेंगे कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। हिंदी मूलतः फारसी भाषा का शब्द है जो कि हिंदी का नहीं है। ये तो वही बात हुई जैसे बच्चा हमारे घर में पैदा हो और नाम कोई दूसरा रख दे, यानी हिंदी हमारी भाषा है लेकिन जो इसकी मूलतः इसकी जो भाषा है हिंदी जो है वो फारसी भाषा की है। तो हम आइए अध्ययन करते हैं हिंदी भाषा के संबंध में। हिंदी शब्द मूलतः हिंदी शब्द मूलतः हिंदी शब्द मूलतः मूलतः फारसी भाषा का है। मूलतः फारसी भाषा का है। फारसी भाषा का है, ना कि हिंदी का, ना कि हिंदी का। यानी हमारी जो हिंदी है ये मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। तो पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का है, तो आप उत्तर देंगे फारसी भाषा का। हिंदी को राजभाषा के रूप में हिंदी को राजभाषा के रूप भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया गया। अर्थात स्वीकार किया गया। अतः 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। तो अगला पॉइंट होगा 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें विश्व में, तो विश्व हिंदी दिवस जो है आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये भी परीक्षा में पूछता है कि विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो आप उत्तर देंगे 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने पॉइंट मैं लिख रहा हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अब अगला हम देखेंगे कि वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी सहित 22 भाषाओं को स्थान मिला है। 22 भाषाओं को
22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा मिला है। राजभाषा का दर्जा मिला है, राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, दर्जा प्राप्त है। तो ये आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि संविधान की किस अनुसूची में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है और उसमें कितनी भाषाओं का समावेश है। तो आप आंसर देंगे 8वीं अनुसूची में और 22 भाषाओं का समावेश है। अगला क्रम होगा राजभाषा संबंधी अनुच्छेद। राजभाषा संबंधी अनुच्छेद, राजभाषा संबंधी अनुच्छेद, राजभाषा संबंधी अनुच्छेद, राजभाषा संबंधी अनुच्छेद जो है वो 343 से 351 के बीच है। यानी हिंदी को अनुच्छेद 343 से 351 के बीच रखा गया है। तो और संविधान का जो अनुच्छेद 343(1) है वो कहता है कि, और एक बात यहाँ पे और मैं क्लियर कर दूँ कि राजभाषा संबंधी अनुच्छेद जो 343 से 351 के बीच में वर्णित है वो भाग 17 के अध्याय 1 में है। अध्याय 1 में वर्णित है, अध्याय 1 में वर्णित है। यानी भाग 17 के अध्याय 1 में जो है अनुच्छेद 343 से 351 के बीच उल्लिखित है। भाग 17 के अध्याय 1 में उल्लिखित है, 1 में है। तो ये भाग अक्सर पूछा जाता है कि कितने से कितने अनुच्छेद तक हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त है, कहाँ पे उल्लिखित है। तो अगला हम क्रम देखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद जो 343(1) है, अनुच्छेद 343(1) में ये व्यवस्था की गई है कि भारतीय संघ की राजभाषा, भारतीय संघ की जो राजभाषा है वो क्या है? हिंदी। रंग की राजभाषा क्या है? हिंदी। एवं लिपि जो है इसकी देवनागरी है। एवं लिपि देवनागरी है, लिपि देवनागरी है। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि हिंदी की कौन सी लिपि है, तो आप बताएंगे इसका आंसर देवनागरी लिपि है। तो इसका हमने अध्ययन किया कि हिंदी शब्द मूलतः फारसी भाषा का शब्द है और 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले क्रम में हम देखेंगे कि लिपि क्या है, लिपि के भेद कितने हैं और भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा क्या होती है। तो आइए हम अगले क्रम में देखते हैं लिपि क्या है। लिपि यानी मौखिक रूप या ध्वनि का जो लिखित रूप होता है, यानी लिपि का जो एक शैली होती है, एक ढंग होता है लिखने को, वही क्या कहलाती है? लिपि। लिपि में हम देखते हैं मौखिक लिपि की परिभाषा हम देखते हैं, लिपि क्या है। तो क्या लिखेंगे? मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा लिख कर व्यक्त किया जाता है, उन ध्वनि चिन्हों को लिपि कहा जाता है। उन ध्वनि चिन्हों को लिपि कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। यानी लिपि जो है एक प्रकार की लिखावट है। जैसे हम अपने मुख से कोई शब्द, कोई वर्ड बोलते हैं तो उसका जो लिखित रूप होता है वो क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। लिपि जैसे हम कोई शब्द लिखते हैं, आ लिखे, क लिखा,
तो उसका क्या हुआ, ये एक तरह से जो चिन्ह बनाते हैं, जो मौखिक रूप से ध्वनियाँ हमारे सामने निकलती हैं, और उसका जो लिखित रूप होता है वही क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। लिपि के भेद, अब अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि लिपि के भेद, लिपि के भेद। लिपि मुख्यतः इसके दो भेद हैं। नंबर 1 वर्णनात्मक लिपि, वर्णनात्मक लिपि, और दूसरी है अक्षरात्मक लिपि, अक्षरात्मक लिपि। अब परीक्षा में पूछा जाता है कि हिंदी की लिपि कौन सी है, तो उत्तर देंगे आप देवनागरी लिपि। और उसमें भी देवनागरी लिपि किस प्रकार की है, तो वो होगी अक्षरात्मक लिपि। तो हिंदी की लिपि कौन सी है, हिंदी की लिपि, हिंदी की लिपि होगी आपकी देवनागरी लिपि, देवनागरी, देवनागरी लिपि होगी। और ये देवनागरी लिपि जो है ये किस प्रकार की लिपि है, अक्षरात्मक लिपि है। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है, तो आप आंसर देंगे अक्षरात्मक लिपि। देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि, लिपि अक्षरात्मक लिपि है, अक्षरात्मक लिपि है। अक्षरात्मक लिपि क्या होती है और वर्णात्मक लिपि क्या होती है। वर्णात्मक लिपि वो होती है जिसमें वर्ण को अलग अलग करके लिखा जाता है। जैसे हमारी अंग्रेजी की लिपि है रोमन लिपि, तो उसमें हम देखते हैं क्या लिखते हैं, ABC, इस तरह से मिला के लिखा जाता है। लेकिन अक्षरात्मक लिपि वो होती है हिंदी में जैसे कि उस पर मात्रा चढ़ाया जाता है, यानी व्यंजन के साथ जो स्वरों की मात्राएं चढ़ाई जाती हैं तो वो क्या कहलाती है, अक्षरात्मक लिपि कहलाती है। तो देवनागरी लिपि क्या है, अक्षरात्मक लिपि है। ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। लिपियाँ दो प्रकार की होती है, एक वर्णात्मक होती है, एक अक्षरात्मक लिपि होती है। तो देवनागरी लिपि जो है क्या आपकी अक्षरात्मक लिपि है। अब देवनागरी लिपि किसे कहते हैं इसका भी हम अध्ययन करेंगे। देवनागरी लिपि, अगली हेडिंग होगी देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि किसे कहते हैं, तो इसका हम देखते हैं हिंदी भाषा की, हिंदी भाषा की, हिंदी भाषा की, हिंदी भाषा की वर्णमाला, हिंदी भाषा की वर्णमाला जिस लिपि में लिखी जाती है, जिस लिपि, हिंदी भाषा की वर्णमाला जिस लिपि में लिखी जाती है, जिस हिंदी भाषा की वर्णमाला जिस लिपि में लिखी जाती है, उसे देवनागरी लिपि कहते हैं, उसे देवनागरी लिपि कहते हैं, उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। थोड़ा सा इंक डाल लूँ, तो उसे क्या कहते हैं, देवनागरी लिपि कहते हैं। यानी लिपि जो है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है वर्णात्मक लिपि, एक होती है अक्षरात्मक लिपि। तो हिंदी लिपि जो है आपकी वो अक्षरात्मक लिपि होती है। तो अगले क्रम में हम देखेंगे, अगले क्रम में हम देखेंगे भाषा किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं। इसका शॉर्ट स्क्रीन आप लोग ले सकते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि होती है। अगले क्रम में हम देखते हैं कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा के प्रकार। हम केवल आज इसका संक्षिप्त अध्ययन कर रहे हैं, बाकी हम और का जो विस्तृत अध्ययन करेंगे हम अगली कक्षा में करेंगे कि हिंदी की उत्पत्ति क्या है, लिपि क्या है, भाषा क्या है, उसका हम विस्तृत अध्ययन प्राप्त करेंगे। आज केवल हम संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर रहे हैं। भाषा की, भाषा क्या है, भाषा को हम देखेंगे क्या है। तो भाषा शब्द की व्युत्पत्ति सबसे पहले देखेंगे, भाषा की, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति, इसकी व्युत्पत्ति यानी इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति। भाषा शब्द संस्कृत के, भाषा शब्द संस्कृत के
संस्कृत के भास धातु में, भास धातु में आ प्रत्यय के योग से बना है। आ प्रत्यय के योग से बना है। आ प्रत्यय के योग से बना है। आ प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ है कहना या प्रकट करना। जिसका अर्थ है कहना, जिसका अर्थ है कहना या बोलना, कहना या बोलना। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति, भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु में आ प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। अब इसकी परिभाषा हम देखें तो वाणी के जिस माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को दूसरों तक प्रकट करता है और दूसरे के विचारों का ग्रहण करता है, उस वाणी माध्यम को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। यानी वाणी के जिस माध्यम से, इसकी अगर परिभाषा देखें तो, वाणी के जिस माध्यम से मनुष्य अपने विचार दूसरों तक प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है, उस वाणी माध्यम को भाषा कहते हैं। ये परिभाषा आपको समझनी चाहिए कि वाणी के जिस माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को दूसरों तक प्रकट करता है और दूसरे के विचारों को ग्रहण करता है, उस वाणी माध्यम को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब हम देखते हैं इसकी भाषा के मुख्यतः दो ही भेद होते हैं। कहीं कहीं बुकों में जो है 3 भेद मिलता है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। लेकिन सांकेतिक भाषा को भाषा वैज्ञानिक उसको मानते नहीं हैं, यानी भाषा विज्ञान की दृष्टि में सांकेतिक भाषा को भाषा नहीं माना गया है। तो हम भाषा के प्रकारों में केवल 2 का अध्ययन देखेंगे। भाषा के प्रकारों में यदि हम बात करें तो इसके 2 ही भाग मुख्यतः देखते हैं हम, मौखिक भाषा एवं लिखित भाषा। मौखिक भाषा और नंबर 2 है इसकी लिखित भाषा। मौखिक भाषा सर्वप्रथम बोले जाने वाली भाषा है, यानी ये अस्थायी होती है। मौखिक भाषा क्या होती है? अस्थायी होती है और जो लिखित भाषा होती है वो अस्थायी होती है। ये अस्थायी होती है। अब भाषा के प्रकार में मौखिक और लिखित का इसका उल्लेख स्पष्ट रूप से सभी विद्वानों ने माना है। और एक जो तीसरी भाषा है वो सांकेतिक भाषा है, जिसको भाषा वैज्ञानिक मानते नहीं। सांकेतिक भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसे भाषा नहीं माना गया है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसे भाषा नहीं माना गया है। तो आप लोगों से यदि पूछेगा कि भाषा के कितने प्रकार हैं तो आप 2 बताएंगे, मौखिक भाषा एवं लिखित भाषा। तो आज हम अध्ययन कर रहे हैं भाषा की उत्पत्ति और भाषा की व्युत्पत्ति कैसे हुई, भाषा की परिभाषा क्या है। अब हम देखेंगे, अगला जो क्रम देखेंगे हम व्याकरण। तो 3 था इसमें, हिंदी, भाषा एवं व्याकरण। तो हिंदी का हमने अध्ययन किया, क्या है जनरली संक्षिप्त परिचय, भाषा का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। अब हम देखेंगे कि व्याकरण का संक्षिप्त परिचय यानी व्याकरण की परिभाषा क्या है। आइए हम अध्ययन करते हैं भाषा का
इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। अब अगला हम अध्ययन देखते हैं व्याकरण क्या है। व्याकरण की परिभाषा क्या होगी, व्याकरण के अंग कितने हैं। क्योंकि व्याकरण को पढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उनके हम अंगों का अध्ययन करें कि आखिर व्याकरण है क्या चीज़, व्याकरण को हम किस रूप में अध्ययन करेंगे, उसकी परिभाषा क्या होगी, उसके अंग क्या हैं। तो आइए हम देखते हैं व्याकरण। व्याकरण की सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं कि व्याकरण है क्या चीज़। वह विद्या जिसके माध्यम से वह विद्या जिसके माध्यम से किसी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ते लिखते और समझते हैं। शुद्ध रूप से पढ़ते लिखते और समझते हैं यानी हम व्याकरण वह विद्या यानी वह कला है जिसके माध्यम से हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ते लिखते और समझते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। यानी व्याकरण के कुछ नियम कानून कायदे होते हैं जिसके तहत हम व्याकरण का अध्ययन करते हैं। यानी व्याकरण वह कला या विद्या है जिसके माध्यम से हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ते लिखते एवं समझते हैं। अब हम देखते हैं व्याकरण के अंग। व्याकरण के कितने अंग हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको व्याकरण के संबंध में। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्याकरण के कुल कितने अंग हैं या व्याकरण के भेद। तो यहाँ पे हम डालते हैं व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग में हम देखते हैं मुख्य रूप से व्याकरण के अंगों में हम देखते हैं मुख्य रूप से कुल कितने अंग हैं इसकी। उसी के तहत हम अगली कक्षाओं में इसका अध्ययन प्राप्त करेंगे कि व्याकरण के कुल कितने अंग हैं। तो व्याकरण के कुल यहाँ पे हम देखते हैं 5 या 4 अंग हैं। व्याकरण के यहाँ नंबर होगा वर्ण, पहला होगा वर्ण। तो केवल वर्ण का यहाँ पे हम केवल संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे, विस्तृत अध्ययन इसका हम वर्णमाला में करेंगे। तो वर्ण में 2 भेद हो जाते हैं, स्वर और व्यंजन, जिसका हम अध्ययन वर्णमाला जब पढ़ाएंगे उसके अंतर्गत सीखेंगे। तो वर्ण में केवल हम इतना जानेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। यानी जिसके टुकड़े ना किए जा सके, जिसके खंड ना किए जा सके, जिसके खंड ना किए जा सके। अब वर्ण में भी इसका अध्ययन करेंगे हम आगे स्वर और व्यंजन में। किसमें अध्ययन करेंगे, स्वर और व्यंजन में। ये हम वर्णमाला पढ़ते समय देखेंगे। और पहला तो ये हो गया। दूसरा जो इसके अंग है, दूसरा अंग है इसका, दूसरे अंग के अंतर्गत देखेंगे हम शब्द। अब शब्द के भी भेद हैं, शब्द के कुल कितने भेद हैं। अब इसमें भी हम देखेंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, अर्थ के आधार पर इसके कितने भेद हैं। अर्थ के आधार पर इसके 2 भेद हैं। नंबर 1 सार्थक शब्द, नंबर 2 निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और दूसरा जो है ये निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब दूसरा है इसमें, ये तो हो गया पहला अर्थ के आधार पे शब्द के भेद। दूसरा है व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर।
बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो ये हैं 3। नंबर 1 रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। नंबर 2 योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। और नंबर 3 है यौगिक शब्द। नंबर 3 है यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। इन सब का अध्ययन हम क्रमशः अगली कक्षाओं में अलग से पढ़ेंगे। यानी शब्द के अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, और जो तीसरा है अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार, अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। अब अगला देखेंगे हम उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर हम शब्द के फिर देखते हैं कौन कौन से हैं। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द। उसके बाद देखते हैं हम तत्सम शब्द, तत्सम शब्द। फिर देखते हैं हम देशज शब्द, और उसके बाद देखते हैं हम चौथा है विदेशज शब्द, विदेशज शब्द। और जो अगला है 5वां है वो संकर शब्द। संकर शब्द मतलब 2 भाषाओं के योग से बनता है संकर शब्द। तो ये उत्पत्ति के आधार पर हो गया। अब शब्द शक्ति के आधार पर भी होता है, जो तीसरा पॉइंट है। चौथा हुआ शब्द शक्ति के आधार पर, शब्द शक्ति के आधार पर, शक्ति के आधार पर शब्द के भेद होंगे, 3 होंगे। नंबर 1 अभिधा, नंबर 2 लक्षणा, और नंबर 3 होगा व्यंजना। 3 होगा व्यंजना। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इसका अध्ययन हम सब बाद में करेंगे। केवल आज हम आपको एक डायग्राम बना रहे हैं कि व्याकरण के कितने अंग हैं, हम उसका कैसे अध्ययन करेंगे आगे। अब नंबर अगला है 5वां है रूपांतरण के आधार पर शब्द के भेद। रूपांतरण के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं, विकारी और अविकारी। नंबर 1 विकारी, विकारी शब्द, और नंबर 2 होता है अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द के भी भेद हो जाते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अगर हम इसका भी अगर हम तोड़ दें तो ये भी हो जाते हैं, इसके भी विकारी शब्द के भेद हो जाते हैं। संज्ञा शब्द आगे पढ़ेंगे हम, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, और एक विशेषण, क्रिया और चौथा विशेषण, विशेषण, क्रिया और विशेषण। अब विकारी शब्दों को भी बांट सकते हैं, जैसे क्रिया विशेषण इसमें हो जाएगा, क्रिया विशेषण, संबंध, संबंध बोधक, संबंध बोधक, और हो जाएगा तीसरा समुच्चय बोधक इत्यादि, समुच्चय बोधक, और इसमें विस्मयादि बोधक भी आ जाएगा। तो हमने देखा व्याकरण के अंग में वर्ण, शब्द, और एक होता है आपका पद। नंबर तीसरा है पद। वैसे तो ज़्यादातर किताबों में 3 मिलता है, वर्ण, शब्द और वाक्य। ये चौथा जो तीसरा शब्द है ये नहीं मिलता है, वाक्य। ये तीसरा पद नहीं मिलता है, शब्द में ही इसको समाहित किया गया है, लेकिन शब्द और पद में कुछ अंतर है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा। अब शब्द किसे कहते हैं? सबसे पहले जानते हैं शब्द किसे कहते हैं, आखिर शब्द है क्या? 2 या 2 से अधिक वर्णों के संयोग से जो सार्थक शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक, यहाँ पर छोटी सी परिभाषा लिख दें, 2 या 2 से अधिक वर्णों के योग से, वर्णों के योग से बने सार्थक शब्द। 2 या 2 से अधिक बने वर्णों के सार्थक शब्दों को ही शब्द कहा जाता है। अब यहाँ पे पद की परिभाषा देखेंगे। पद क्या है? वचन लिंग। पद क्या है? वचन। पद क्या है? वचन लिंग विभक्ति एवं काल
की योग्यता रखने वाले, यानी इसमें हम देखते हैं वचन, लिंग, विभक्ति आदि की योग्यता रखने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। पद कहलाते हैं, शब्द पद कहलाते हैं। अब पद कहलाते कैसे? जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, जैसे हुआ राम पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पे देखिए राम अगर अलग रहेगा तो ये शब्द हो गया, अगर इसके साथ आ गया तो क्या हो गया? ये पद हो गया। राम जैसे ये अगर इसके बारे में देखें, पुल्लिंग शब्द है, एक वचन है राम, और इसका जो पद है ये पुल्लिंग हो गया, एक वचन हो गया, और एक कर्ता कारक है। तो इसलिए इसको शब्द को क्या बोलेंगे? पूरे को पद बोलेंगे। वाक्य क्या है? शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य। शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य। शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं जिसका सार्थक अर्थ हो, जिसका सार्थक अर्थ होता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो ये क्या है? वाक्य है, ये पूरा है वाक्य। यानी भाषा की सबसे बड़ी इकाई आपसे पूछे तो बताइएगा आप वाक्य। एक पॉइंट यहाँ नोट करिएगा, भाषा की सबसे बड़ी इकाई पूछेगा आपसे तो आप बताइएगा वाक्य। खैर इसका अध्ययन हम आगे जब पढ़ाएंगे तो देखेंगे। तो आज हमने देखा पद का, वाक्य का, यानी व्याकरण के अंगों में हमने देखा वर्ण क्या होता है। वर्ण का अध्ययन हम वर्णमाला में विशेष रूप से करेंगे, यानी ध्वनि का लिखित रूप जो होता है वर्ण कहलाता है, और वर्ण का जो मौखिक रूप होता है वो क्या कहलाता है? वर्ण का जो मौखिक रूप होता है वो ध्वनि कहलाती है। हमारे मुख से जो आवाज़ निकलती है वो क्या होती है? ध्वनि है। वही जब लिखित रूप में आ जाता है तो वो वर्ण कहलाता है। हम अगली कक्षा में देखेंगे वर्णमाला। वर्णमाला में हम देखेंगे ध्वनि किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, ध्वनि या अक्षर में अंतर क्या होता है, इन सब का अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास में हम एक आपको वर्णमाला के पहले एक हमने आपको बताया हिंदी भाषा एवं व्याकरण का एक संक्षिप्त परिचय। तो आज बस हम इतना ही अध्ययन करेंगे। अगली क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।